क्या दुनिया भर में परमाणु युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है? दरअसल हाल ही में ईरान की तरफ से अनाउंस किया गया कि ईरान की संसद की तरफ से एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि से खुद को अलग करने पर विचार किया जा रहा है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर ईरान इस पूरी संधि से अलग होता है तो ईरान परमाणु बम बना पाएगा, जिसकी वजह से दुनिया भर में परमाणु बम के निर्माण को लेकर के एक नई रेस आपको देखने को मिली थी, जैसी रेस हमको कोल्ड वॉर में के दौरान देखने को मिली थी। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन आपको दोबारा से देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर के कई एक्सपर्ट्स की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, परमाणु अप्रसार संधि पर डिटेल से चर्चा करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले अगर आप खबर देखें, खबर हमारी चर्चा में क्यों आई है, तो खबर बहुत सिंपल सी है। हमने देखा कि ईरान की संसद की तरफ से इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या ईरान को परमाणु अप्रसार संधि यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से अलग हो जाना चाहिए, क्या अपने आप को बाहर कर लेना चाहिए। इसको लेकर के ईरान की संसद विचार कर रही है। हालांकि ईरान की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उस बयान में साफ तौर पर कहा गया कि ईरान ने ना तो पहले कभी परमाणु बम बनाया है और ना ही भविष्य में कभी ईरान परमाणु बम बनाएगा। ईरान का दावा दरअसल ये है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है। एनपीटी के सदस्य के रूप में उसी शांतिपूर्ण परमाणु संवर्धन का अधिकार जो है वो ईरान को प्राप्त है, लेकिन ईरान को वो अधिकार एक्सरसाइज करने नहीं दिया जा रहा। ईरान को जो परमाणु जो ऊर्जा वो इस्तेमाल कर सकता है वो भी करने नहीं दिया जा रहा है, और इसीलिए ईरान जो है वो इस पूरी संधि से बाहर होना चाहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पर निकल करके आया है। हालांकि ईरान अगर इस संधि से बाहर होता है तो जाहिर तौर पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो निगरानी है उससे भी ईरान बाहर हो जाएगा। वैसे भी ईरान बहुत ज्यादा अलाउ नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद भी एक फ्रेमवर्क में तो मौजूद है। तो अगर ईरान इससे बाहर होता है तो सवाल ये उठता है कि ईरान परमाणु बम बनाएगा या नहीं बनाएगा, वो भी एक बड़ा खतरा यहाँ पर पैदा हो सकता है। तो ये हमने देखा कि खबर हमारे सामने क्या निकल करके आई है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। और ये एक फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि इस पूरे कोर्स में कोशिश की जाएगी आपकी नींव को मजबूत किया जाए। सारे टॉपिक्स को, सारे सब्जेक्ट्स को, चाहे प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हो चाहे मेंस के सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर किया जाएगा। चाहे यूपीएससी में किसी भी लेवल का सवाल आए, आप उस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। और वो भी 14 महीने में सारा का सारा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। 18 महीने तक जो है आप क्लासेस को देख पाएंगे और 2 साल तक आपको करंट अफेयर का फ्री एक्सेस इस पूरे कोर्स में प्राप्त होगा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मौजूद है। इसमें प्रिंटेड कलर्ड नोट्स भी आपको आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ कोर्स का प्राइस बहुत मिनिमम है, मात्र 34,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिलेगा। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि कोर्स का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है और कम होना चाहिए, तो ये डिस्काउंट कोड आपके सामने मौजूद है। जब भी आप कोर्स खरीदें तो वहां पर ये डिस्काउंट आप लगाइएगा, ये कोड आप लगाइएगा। कोड याद रखिए AKSHAY, कैपिटल लेटर्स में आपको इस्तेमाल करना है। जब आप कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पर प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आप इस कोर्स पर EMI की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हर महीने कुछ पेमेंट करके आपको कोर्स मिल जाएगा। और अलग अलग माध्यमों में कोर्स मौजूद है, हिंदी माध्यम में भी है, इंग्लिश माध्यम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स आपको मिलेगा। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, अगर आपको इस कोर्स को चाहिए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहां से बढ़ा जाए आगे। और आगे बढ़ने से पहले परमाणु अप्रसार संधि क्या है, क्या खतरे यहां पर पैदा हो सकते हैं, भारत पर इसका क्या स्टांस रहा है, उसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि परमाणु बम क्या होता है और कितना विनाशकारी ये परमाणु बम साबित हो सकता है। तो परमाणु बम की अगर आप बात करें, परमाणु बम जो है वो दुनिया में सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। परमाणु बम जो है वो दुनिया में सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। परमाणु बम में बेसिकली बड़े पैमाने पर परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। ये ऊर्जा हम 2 तरीके से लेकर के आ सकते हैं। 2 तरीके से, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में जब आप साइंस एंड टेक पढ़ते हैं। 2 तरीके से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। एक है आपका नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा है आपका नाभिकीय संलयन, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल करके अगर आप बम बनाते हैं तो इसको एटम बम कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आप, ये चीज याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप न्यूक्लियर
फिजन का इस्तेमाल करके बम बनाते हैं तो उसको एटम बम कहा जाता है, और अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करके बम बनाते हैं तो उसको हाइड्रोजन बम कहा जाता है। अब ये डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन बम क्या होता है और एटम बम क्या होता है। तो अब आपको याद रखना है कि अगर आप न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल करके बम बना रहे हैं, यानी कि नाभिकीय विखंडन का इस्तेमाल करके अगर आप बम बना रहे हैं तो ये एटम बम बनेगा, और अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन का इस्तेमाल करके बम बना रहे हैं तो ये हाइड्रोजन बम बनेगा। ये बेसिक से डिफरेंस यहां पर हमको पता होना चाहिए। तो इन्हीं दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करके हम परमाणु बमों का निर्माण करते हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ये जगह नहीं है कि हम परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन के बारे में डिटेल से पढ़ें, आप इसको अपने साइंस एंड टेक के सेगमेंट में पढ़ सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिनके माध्यम से परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, और बहुत ही विनाशकारी तरीके माने जाते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन बम होता है ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसके रिएक्शन को कंट्रोल करना लगभग असंभव है। जैसे सूर्य का जो कोर है, जो हमारे सन का जो कोर है, वहां पर जो रिएक्शन हो रहा है वो आपका नाभिकीय संलयन का रिएक्शन है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन है। न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन को अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इसीलिए इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा खतरनाक बम माना जाता है। तो न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कैसे कैसे इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको शहरों का पूरा विनाश आपको देखने को मिल सकता है एक ही परमाणु बम की वजह से। अब के जो हमारे परमाणु बम हैं उनकी वजह से पूरे के पूरे शहर जो हैं वो एक साथ खत्म हो सकते हैं, लाखों लोगों की मौत एक साथ हो सकती है। इसके साथ साथ आपका पर्यावरण को जो है उसको भारी नुकसान होगा, और हमारा भविष्य जो है उस पर बहुत ज्यादा अंधकार छा सकता है। जो परमाणु बम होते हैं वो हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसकी उस पर भी जो है आपको परमाणु बम का इंपैक्ट देखने को मिलता है। और ऐतिहासिक उपयोग की अगर आप बात करें तो आपको पता है कि अब तक दुनिया भर में केवल एक बार ही परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आपको परमाणु बम का इस्तेमाल देखने को मिला था जापान के ऊपर। हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था, और उसके बाद से अभी तक एक बार भी परमाणु बम का इस्तेमाल हमने नहीं देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर हमने समझा है। तमाम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने समझ लिए हैं। अब यहां से चर्चा में आता है अपना नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। अब परमाणु अप्रसार संधि की अगर आप बात करें, जैसा कि आपका नाम से ही स्पष्ट है कि ये संधि जो है परमाणु बमों को लेकर के है, यानी कि आपके जो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से जो हम बम बनाते हैं, चाहे वो एटम बम हो चाहे वो आपका हाइड्रोजन बम हो, उनको कंट्रोल करने को लेकर के है। और ये अप्रसार संधि है, अप्रसार यानी कि उनके नॉन प्रोलिफरेशन को रोकती है, उनके विस्तार को रोकती है। संधि का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है जो आपकी न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके विस्तार को रोकना। इसके साथ साथ आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके पीसफुल इस्तेमाल को बढ़ावा देना, और इसके साथ साथ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को बढ़ावा देना। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का मतलब यह है कि जिन देशों के पास पहले से जो परमाणु हथियार मौजूद हैं उनको खत्म करना, लेकिन केवल उनको खत्म करने को एनकरेज करने का काम जो है वो ये संधि करती है। ये मैंडेटरी नहीं बनाती है, ये बाइंडिंग नहीं बनाती है कि आपको परमाणु हथियार को खत्म करना ही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। मेंबर स्टेट की अगर आप बात करें तो टोटल 191 मेंबर स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपके 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी मौजूद हैं। 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी मौजूद हैं। कौन कौन से हैं? ये वो न्यूक्लियर स्टेट हैं जिन्होंने इस संधि लागू होने से पहले परमाणु बमों का परीक्षण कर लिया था। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका यूएस हो गया, रशिया हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया और चाइना हो गया। तो ये 5 देश हैं जिन्होंने इस संधि के लागू होने से पहले ही परमाणु परीक्षण कर लिया था, इसीलिए इन 5 देशों को परमाणु हथियार रखने का अधिकार प्राप्त है। न्यूक्लियर वेपन स्टेट अगर आप देखें, दोज हु मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सप्लोडेड अ न्यूक्लियर वेपन, यानी कि जिन्होंने संधि लागू होने से पहले एक डेट बताई गई है। कौन सी डेट है? 1 जनवरी 1967। वो देश जिन्होंने 1 जनवरी 1967 तक जो है अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया था, उन देशों को परमाणु हथियार रखने की शक्ति प्राप्त होगी। ओनली बाइंडिंग ट्रीटी टू द ग्लोबल डिसआर्मामेंट बाय न्यूक्लियर वेपन स्टेट, यानी कि एकमात्र, अगर आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट की बात करें तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट के ऊपर ओनली बाइंडिंग ट्रीटी जो है, अगर आपसे कोई पूछे ओनली बाइंडिंग ट्रीटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है एनपीटी जो है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट पर ओनली बाइंडिंग ट्रीटी है। इंडिया की अगर आप बात करें, इंडिया ने बेसिकली आपका न्यूक्लियर जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उस पर साइन नहीं किया है,
क्योंकि इंडिया का कहना ये, क्योंकि इंडिया के ऊपर ये कानून कैसे लागू होता है, इंडिया ने 1967 तक अपने परमाणु बमों का परीक्षण नहीं किया था, उसके बाद किया था। इसका मतलब ये हुआ कि इस संधि के मुताबिक भारत अपने हथियार नहीं रख सकता है, भारत को अपने हथियार नष्ट करने पड़ेंगे। लेकिन भारत कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहा है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है चाइना, चाइना के पास हथियार मौजूद है, चाइना इस संधि के मुताबिक हथियार रख सकता है, और भारत और चाइना पहले एक वॉर लड़ चुके थे, तो इसीलिए भारत इस खतरे को मोल नहीं ले सकता था, इसीलिए भारत ने इस पूरे संधि पर साइन नहीं किए हैं। भारत के साथ साथ पाकिस्तान ने, इजराइल ने, नॉर्थ कोरिया ने और साउथ सूडान ने, ये भी आपके 4 देश हैं जिन्होंने भारत के साथ इस पूरी संधि पर साइन नहीं किए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये भारत जो है इस संधि को डिस्क्रिमिनेटरी बताता है, भारत से इस संधि को जो है भेदभावपूर्ण बताता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर देख लिए हैं। इसके अलावा संधि के संदर्भ में आपको एक जो पॉइंट आपको याद रखना है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को लेकर के याद रखना है कि इस संधि को इंप्लीमेंट करने, इस संधि की निगरानी का काम कौन करता है। तो ये एक बॉडी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि संधि की निगरानी का काम करती है, जिसको 1957 में बनाया गया था। 1957 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बनाया गया था। संधि जो है वो आपका 1970 में लागू हुई थी, तो ये आपको याद रखना है संधि के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अंत में यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल बहुत सिंपल सा है, अभी हमने इस पर डिस्कशन किया है। सवाल आप ध्यान से पढ़िएगा। सवाल में आपसे पूछा गया है कि परमाणु अप्रसार संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला स्टेटमेंट है एनपीटी वर्ष 1970 में लागू हुई थी। ये संधि सभी देशों को परमाणु हथियार रखने की समान अनुमति देती है। तीसरा स्टेटमेंट है IAEA इस संधि के अनुपालन की निगरानी करता है। चौथा स्टेटमेंट है भारत इस संधि का हस्ताक्षर करता नहीं है। हमको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पॉइंट आपको बताना है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी 3 और 4। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम और हौसला मिल सके कि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।